इसमें पहले अपन लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिन्स, उसके बाद वैसे प्राइमरीली हेलोजेंस कहते हैं ना, हेलोजेंस किन्हें कहते हैं? एल्केन में एच को हटा के क्या लगा देना, हेलोजन। हेलोजेंस किन्हें कहते हैं? बेंजीन की रिंग के ऊपर किसका लग जाना, हेलोजन का। मतलब अपने पास में ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। ये बेंजीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर मेन वाली यही होती है, ठीक है। इसको जल्दबाजी में ऐसे बनाया जाता है गोला बना के, और अगर असलियत में देखा जाए तो कुछ ऐसे भी उसको दिखाया जाता है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ये सब बेंजीन ही सब का सब। और अगर बेंजीन पे हम लोग ध्यान से देखिए कि मैंने इसमें से किसी H को हटाकर यहाँ पर कोई X लगा दिया, X में कितने कंपाउंड छुपे होते हैं टोटल? 4, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दिस इज हेलोजन। हमें ये बनाना है। जरा चैप्टर की मैप पे ये भी देख के बताएंगे उसमें कितने पार्ट लिखे हुए हैं, प्रिपरेशन में कितनी रिएक्शन लिखी हुई है, वो देखिए मैप में देखें। मतलब मुझे कम लिखवाओ तो मुझे बताओ कि मुझे अगला टॉपिक क्या लिखना है, नाम बताओ मुझे, मैं तो कर ही दूंगा। करने का तरीका सेम है आपकी। प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या लिखा है फिजिकल, उसके बाद में क्या लिखा है केमिकल, है ना। निपटाते हैं। मतलब क्या लिखा है, तो हाइड्रोकार्बन और दूसरा अमाइड्स, 2 ही है, जबकि पहले वाले में 4 थे, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कोहल और हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। लिखित में अच्छे तरीके से दर्ज के याद करें। यही वो चैप्टर है, सबसे छोटा भी है, पहला भी है, काम का भी यही है। इससे तुम्हारे बाकी के चैप्टरों का बेस तैयार होगा, तुम्हें उसको पढ़ने की समझ आएगी, ठीक है। मैं टॉपिक का नाम डालता हूँ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनाना है, यानी कुल मिला के बेंजीन की रिंग से बनाना। हम बेंजीन की सहायता से हेलोजन बनाएंगे। अच्छा, एक काम की बात और सुन लो, अपन लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे, एक मिनट, क्लोरीन नहीं जोड़ेंगे, क्लोरीन जोड़ेंगे, ब्रोमीन जोड़ेंगे। क्या नहीं जोड़ सकते, क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, उसको अटैच करने के लिए स्पेशली बाद में एक मेथड आएगा अलग से, एफ जोड़ने के लिए बाद में मेथड आएगा, ठीक है। और आयोडीन जोड़ने के लिए उसका भी सिस्टम अलग है, तो आयोडीन नहीं जोड़ेंगे, और फ्लोरीन भी स्पेशली नहीं जोड़ेंगे फिलहाल। तो आयोडीन जोड़ सकते हैं पर मना ही कर रहा हूं मैं फिर भी, ठीक है। इन दोनों की मैंने मना कर दी। अब कैसे होना वो सुनो, बहुत ज्यादा पेज नहीं अड़ाना है। जैसे कि तुम मुझे ध्यान से बताओ, अब फ्रॉम एल्केन्स में तो पहला था, उसमें हेलोजन बनाने का तरीका क्या है? पहले वाले केस में कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवानी है? Cl2 से। किसकी बेस पर करवानी है? CO2 से, ठीक है। तुम्हारे पास में ये बेंजीन की रिंग, और ऐसे बना तो गोल जल्दी बन जाती है। वैसे इसकी रिएक्शन करवाई मैंने Cl2 से, या फिर हम लोग किससे करवा सकते हैं, Cl2 या फिर कौन सा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, उसमें क्या लिखा था, यूवी लाइट रेज। इस बार यूवी का इस्तेमाल नहीं होगा बस। अब बस यूवी लाइट रेज नहीं है, बस एक ही चेंज है इस पूरे खेल में। यूवी की जगह पे आ जाएगा इसमें FeCl3 या फिर FeBr3। तो आगे आगे बैठ जाए, FeCl3 और अगर Br2 लेंगे तो FeBr2, ठीक। इसमें और भी खेल है कि FeCl3 ले सकते हो, FeCl2 ले सकते हो, FeBr2, FeBr3, इनमें से कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं Fe के साथ में, बस अपने हिसाब से देख लें। अगर Cl है तो Cl लो, और अगर Br है तो Br लो। अच्छा, इनको एक शब्द में एक नाम दिया गया, वो भी नाम सुन लें। इनको अपन लोग बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड, और लुईस एसिड वो होते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं।
जिनमें इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, डबल ए, जॉन सीना का रूल, नहीं रूल नहीं है, क्या उसको कुछ कहते हैं, मूव, पंच मूव कहते हैं। ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, जो इलेक्ट्रॉन को मतलब एक्सेप्ट करने वाले एसिड होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में तुम्हें ये रिएक्शन करवानी है, और अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस में मतलब कि तुम्हें साफ साफ बोला जाए तो दिमाग पे लोड कम दो। एक चीज ध्यान रखो, जैसे कि एल्केन वाली रिएक्शन थी पहले वाले केस में जो अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है, उसमें यहाँ पे तुम लोग लगाते हो अल्ट्रावायलेट रेज, यहाँ पे तुम्हें अल्ट्रावायलेट रेज से क्या इस्तेमाल करना है, FeCl3, FeCl2, FeBr3, FeBr2 का इस्तेमाल करोगे, और बस उसी में इन्हीं सभी को अपन लोग लुईस एसिड कहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कमी वालों का मतलब है कि ये एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोलते हैं। ये ध्यान से लिखना सबसे पहले, ठीक है। और बस जो कंपाउंड बनना है उसको बना दो। बेंजीन की रिंग के ऊपर सीधी सीधी कहानी, लग जाएगा एक Cl, यहाँ से एक H हटेगा और यहाँ से एक Cl, तो बन जाएगा HCl। यहाँ पे और हर जगह पे एक कार्बन एक H, एक कार्बन एक H, एक कार्बन एक H है, तो एक H हटेगा और Cl लग जाएगा। मतलब मेन बात, अगर Cl2 से करवाएंगे तो Cl लगेगा, अगर Br2 से करवाएंगे तो Br लगेगा। कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब, क्या ये वाली रिएक्शन यूवी रेज की प्रेजेंस में होती है? नहीं। किसकी में होती है? लुईस एसिड की। लुईस एसिड कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। उनके एग्जांपल तुम जानते हो, हाँ, FeCl3, FeCl2, FeBr3, FeBr2, AlCl3, AlCl2, ये सभी लुईस एसिड के एग्जांपल हैं। इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे इस तरह से काम बन जाएगा। अच्छा, इस बेंजीन में कौन सा कंपाउंड हटा और क्या जुड़ा? इसमें हाइड्रोजन हटा और क्या जुड़ गया? Cl जुड़ गया। मतलब हाइड्रोजन हटता है और Cl जुड़ जाता है, इसीलिए एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखें। ये जो हम बना रहे हैं, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, लिख दें ध्यान से। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या चक्कर है मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल लिखे ध्यान से। इसमें एक कंपाउंड को निकालकर दूसरा कंपाउंड आया, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा। लिख दें। कुछ नहीं, मतलब पहले वाली रिएक्शन से टोटली मैच करना है, सबसे पहली काम की बात। और दूसरी काम की बात कि एक ही कहानी में चेंज है कि जहां पे ये रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में हुआ करती थी, आज ही रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगी, जिसके एग्जांपल तो पता होने चाहिए। जिनमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है उसको अपन लोग लुईस एसिड कहते हैं। दैट्स इट फ्रॉम ऑल, खत्म, खेल हो गया, इतना ही है, कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा खेल उसके अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अमाइन। पहली बात, सभी लोग ध्यान से कहानी समझने की। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि बेंजीन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ कहते हैं, और मम्मी की मम्मी क्या बोलते हैं? मम्मी की मम्मी नानी कहलाती है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड काम में बेंजीन की भी माँ है, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे तुम पूरी केमिस्ट्री के बेंजीन का कोई सा भी कंपाउंड बना सकती हो। कुछ 15 से 20 कंपाउंड इकट्ठे बन जाते हैं उससे। क्या ध्यान से देखना, मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। पहले इस कहानी को ज्यादा लोड में मत डालना, यहाँ क्या फिनिश करो। हमने Cl2 Br2 को जोड़ने की बात करी। अभी तक मैंने तुम्हें आयोडीन का चक्कर समझाया नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं तुमसे बोल दूंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो तुम उसको अच्छे से बचाओगे नहीं, इसे समझाया नहीं है पहला। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बी पॉइंट देख के बताएंगे मुझे बी हेडिंग क्या लिखवानी है। अमाइंस, अमाइंस देखें ध्यान से। तुम में से कोई व्यक्ति अमाइन माने जानता है? व्हाट इज अमाइन? अमाइन का फॉर्म नहीं जानते ना? जब जानते नहीं हो तो ध्यान से सीख लिया करो, ठीक है। अमाइन का फॉर्मूला, किसी भी बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 का लगा होना, इसे अपन लोग अमाइन पढ़ते हैं, ठीक। हमारा एक चैप्टर है एंड में जाके, मतलब ये तो अभी चल रहा है हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स, इसके बाद में अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, उसके बाद में चैप्टर है चौथा ऑर्गेनिक का, अमाइन।
और 5वें चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो वहां पे अमाइन पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल बस इतना ध्यान रखें कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 से अमाइन करते हैं, इसकी रिएक्शन तुम सभी करवानी है NaNO2 प्लस HCl से, और वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये लिखना ही लिखना है, इनको रिएजेंट कहते हैं। ये तुम्हें याद होना चाहिए। पूरी ऑर्गेनिक इसी खेल पे चलती है कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लगेगा। यहाँ ये वाला रिएजेंट लगने के बाद में हमारा कोई सा भी कंपाउंड नहीं बनेगा जो बनाने के चक्कर में बैठे हैं, कुछ नहीं बनने वाला। इस जगह पे क्या बनेगा वो सुनो। जब हम इससे इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें एक कंपाउंड निकल के आएगा, दैट इज N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इस कंपाउंड का पर्टिकुलर नेम है, ठीक। और ये नानी है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, काम से नानी है ये। अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है जो अपन लोगों को बनाना चाहिए था। अब इसके अंदर मैं तुम्हें क्या नहीं बताने वाला हूँ वो सुनो। यहाँ से यहाँ पे बनाई जाने वाली एक मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म में सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि आखिर ये जो कंपाउंड रिएजेंट है इनका क्या होगा, ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं, उसके अंदर फिर इसमें पढ़ना होता है प्रोसेस का नाम है टॉटोमरिज्म। इसी अंदर प्रोसेस है। तो ये वाली बात बस तुम लिख के जोड़ दो, इसके अंदर आने वाली कहानी है जो कि मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा हूँ। तुम बस ये ध्यान रखो कि जब अमाइन की रिएक्शन इससे करवाते हैं तो NT पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, और वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसका नाम है। ये अगर कोई आदमी बना लेता है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी कंपाउंड यहाँ से खत्म हो सकता है। एनी कंपाउंड जो भी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक। हम लोग बस काम कर लेंगे अपना ध्यान से, पहले इस खेल को तरीके से लिख लें कि ये बन जाए, और इसके बनने के बाद में तुम्हें इसी टॉपिक के अंदर 3 रिएक्शन देखनी है, बस 3। और ये प्रिपरेशन वाला टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। हेलोजेंस का, हेलो एल्केन्स का बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें टाइम लगता है। यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, समझना। सबसे पहली काम की चीज, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बनने के बाद में एक रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन। उसके बाद में एक और रिएक्शन आती है, उसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन। और उसके बाद में एक रिएक्शन और निकल के आएगी, उसका नाम है बाल-साइमन रिएक्शन। जैसे मैं तुम्हें आगे पढ़ाने से पहले एक चीज पूछ लेता हूं कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी थी, इसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकरस्टीन रिएक्शन पढ़ी थी। तो उसका क्या काम था फिंकरस्टीन और स्वार्ट्ज का? एक्सक्लूसिवली फॉर किस किस के लिए? आयोडीन के लिए कौन सी थी? फिंकरस्टीन। और फ्लोरीन के लिए कौन सी थी? ठीक वैसे करके इसमें भी काम आएगा। एक है बाल-साइमन रिएक्शन, और बस में 3 रिएक्शन आ जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारी अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने पहले चैप्टर में पढ़ी है, कितनी नई रिएक्शन आ चुकी है मैं बताता हूँ एक करके। सबसे पहली डाल्टन्स मेथड, ल्यूकस रिएजेंट, फिंकरस्टीन, स्वार्ट्ज, वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये 6 आ चुकी हैं। और कोई छोड़ी मैंने अभी तक? और कोई सी नहीं है। अब 3 ही आई हैं, इसके बाद 2-3 और आ जाएंगे। अच्छा ध्यान से बात समझो, सेंडमेयर रिएक्शन से होता क्या है, हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, अगर ये जो अपने पास में N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें Cu2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और अगर कोई चाहे तो उसकी करवा दे रिएक्शन Cu2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो अगर Cl से करवाएंगे तो इसमें Cl अटैच हो जाएगा, और Br से करवाएंगे तो इसमें Br अटैच होगा। तो इन दोनों में से कोई सा रिएजेंट ले सकते हो, या तो यहाँ पे लग जाएगा Cl या फिर यहाँ पे लग जाएगा Br। ये तुमने क्या बना दिया? हेलोअरीन। बेंजीन के रिंग के ऊपर Cl या Br। अगर ऊपर वाला लोगे तो Cl लगेगा और नीचे वाला लोगे तो Br लगेगा, दोनों सेम है। Cu2 Cl2 HCl, Cu2 Br2 HBr। ये तो हो गई तुम्हारी सेंडमेयर रिएक्शन। उसके बाद में अगर हम लोग बेंजीन की रिंग के पास में जिसमें N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन Cu HCl से या फिर Cu HBr से, दोनों में एक अंतर देखेंगे क्या डिफरेंस दोनों के अंदर लगाया गया, कुछ खास नहीं है। HCl HBr तो अपनी जगह पे अब भी सेम टू सेम है। जहां पे मैंने Cu2 Cl2 लिखा था आज बस वहां Cu है, और यहाँ पे Cu2 Br2 आज बस वहां ओनली Cu है, और छोटा रिएजेंट हो जाता है। तो वापस से कंपाउंड क्या बन जाएगा इसमें वापस से अगर ऊपर वाला लगवाएंगे तो Cl से, वरना Br अटैच होगा। मैंने अभी तक आयोडीन नहीं जोड़ा, मुझे जोड़ना भी नहीं है इसके अंदर। और बाल-साइमन रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जोड़ने के लिए स्पेशली काम आने वाली रिएक्शन है, तो वो ध्यान समझो। अगर अपन लोग बेंजीन की रिंग N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से रिएक्शन करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में,
HBF4 और कुछ हीट का सिंबल भी लगा देना नीचे। HBF4 तुमने जो पुरानी वाली पढ़ी थी उसमें एक कंपाउंड था फ्लोरीन जोड़ने के लिए KGF, तो के तो अपन लोग बोल देते हैं, एक्चुअली में क्या था वो कंपाउंड AgF, सिल्वर फ्लोराइड। तो वैसे करके अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन। बस ये प्रिपरेशन रिएक्शन खत्म। मतलब सबसे पहली वाली में Cl और Br जोड़ा, और इसमें भी एक सेंटमेयर है जिसमें Cl और Br जुड़ता है, एक केटरमैन है जिसमें Cl और Br जुड़ता है, और एक बाल-साइमन रिएक्शन स्पेशली F जुड़ता है। अभी तक एक नहीं जोड़ा है बस, आयोडीन ना इसमें जोड़ा है, पिछले वाले में तो फिर भी जोड़ दिया एक जगह पे, इसमें तो आयोडीन जोड़ा ही नहीं है। तो आज मैं तुम्हारे सामने वो आयोडीन का चक्कर खत्म कर देता हूँ, पहले ध्यान से देखना। पहले इतना ध्यान से ये भी याद रखिए कि दो है बस, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और फ्रॉम अमाइंस। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या कैसे कैसे अटैच होगा वो ध्यान रखें, वो सिंपल है। जिस जगह पे अल्ट्रावायलेट रेज आनी चाहिए थी उस जगह ल्यूइस एसिड आएगा आपसे। और यहाँ पर अमाइंस में सबसे पहली कहानी की बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाओ, और उसके अंदर 3 रिएक्शन याद रखें जिससे तुम Cl Br और F अटैच कर सकते हो। दैट्स इट, खत्म हो जाती है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहलिन्स इन 2 रिएक्शनों के साथ में। इससे ऊपर तो मैं लेगा नहीं इस चैप्टर के अंदर। बस मैं तुम्हारा आयोडीन का लफड़ा समझाता हूँ, देखना। मतलब ऐसे याद करने में कटवटे लगती होंगी, नहीं कि याद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है क्या? अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाएं। हाँ, तो टाइम लगता है चीजों को सेट करने में। तुम्हें समझ में आया कि कोई ऐसी मजाक की कहानी नहीं है? उन लोगों ने याद करी होंगी ना कभी तो बैठ के, तभी तो याद है। मतलब समझदारी तो ठीक है, सब समझ में आना तो तभी आता है जब याद हो। बाद में ऐसे नहीं होता कि समझ में आ जाएगा तब अपने आप लिख लेंगे, याद होगी तब समझ में आता है। तुम्हें स्कूल में आज यही पढ़ा है एलोदिस? अच्छा, अभिनव कहाँ है? अच्छा ठीक है। क्या कर रहा है कौन? क्या कर रही? क्या मतलब तुम यहाँ नहीं पहुंचे हो? मतलब 1 2 3 मतलब फिजिकल खत्म हो गई पूरी, इनऑर्गेनिक हो गई, वो तो कराई देंगे शुक्ला सर रमजाना। तुम्हारे टाइम पे नहीं होगा, बाद में होगा, फिक्स है। इंटरनल मैटर्स को नहीं जानते, देखिए मैं ध्यान से। अब फिनिश करते हैं एक चक्कर और, ठीक है? आयोडीन का लफड़ा बताते हैं, ठीक है? वो ध्यान से देखें, मैं इस कहानी को खत्म करता हूँ। आखिर इसमें क्या लफड़ा है, मैं इस तब से क्यों नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है? उसको अब हटा ही देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली काम की बात ये कि अगर मैं तुम्हें सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन की, मैंने उसमें रिएक्शन किससे करवाई थी याद होगा तुम्हें? Fe मतलब Cl2 से करवाई थी, Br2 से करवाई थी। सबसे पहले जस्ट अभी लिखा मैंने, ये लिखा, ये वाला शायद ये। तो अपन लोगों ने जब यहाँ पे रिएक्शन करवाई Cl2 से Cl जोड़ा, अगर I2 से करवाएंगे तो I जोड़ेगा, बाहर के निकल के आ जाएगा HI। मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर, इसके ऊपर आ जाएगा I और इधर बन जाएगा HI। तो मैं इस बात को देख के कुछ महसूस होता है? नहीं होता। पेपर में कंपाउंडों की ताकत नहीं होती केमिकल में। जैसे कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ मोमबत्ती बना दी है, तो मोमबत्ती बनने से इसमें गर्मी थोड़ी आ जाएगी और ताप लूंगा। ड्राइंग में रियलिस्टिक पावर थोड़ी होती है, तो इसमें रियलिस्टिक पावर थोड़ी है कि मैंने लिख दिया उसमें ऑटोमेटिक कुछ रिएक्शन होती रहेगी। ड्राइंग इज नॉट रियलिस्टिक पावर। शक्ल उनकी पेंसिल लेंगे, ये असली कंपाउंड बाहर निकल के आ जाएंगे, सीधी सीधी बात ये।
तो बात ये है कि जब प्रैक्टिकली इस काम को किया जाता है तुम्हें तो कुछ एहसास नहीं होगा, ये बात जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगी। तो जब ऐसे करके लिख देते हैं तब एक बात समझ में आती है कि जो एच आई है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मेन एक्चुअली में काम क्या होता है वो काम भी समझ लो। ये रिड्यूसिंग एजेंट दरअसल इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, इसको वापस से I2 और बेंजीन में ही कन्वर्ट कर देगा। तो हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, जब बेंजीन के रिंग के पास में आयोडीन मिलाएंगे तो उसके साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलाते हैं जिससे कि इसका इफेक्ट कम करें। मतलब जैसे हम लोगों ने कंपाउंड बनाया, हमारे पास एक काम आता है, वी हैव टू रिमूव HI as soon as possible so that reaction is possible to happen, जिससे कि रिएक्शन इजीली हो जाए। so that reaction proceed in one way। ठीक है, सबसे पहली काम की बात ये समझें कि हम जैसे ही HI की जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात तुम पेपर में देख के नहीं बता सकते हो जब तक मैं तुम्हें सामने से नहीं बोलूंगा कि इसमें ताकत ये होती है कि रिएक्शन को पलट देती है। तो जैसे ये बनेगा, मुझे रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग का उल्टा कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो तुम्हें बताया जाएगा वो भी कि कौन सा कंपाउंड मिलाना है। तुम कोई सी दवाई नहीं खा सकते हो, तो मतलब तरीके से। तो इसी HI को फिनिश करने के लिए हम लोग इमीडिएटली इस जगह पे मिला देते हैं HiO3। यहाँ पर ये तुम्हें ऑक्सीजन दिखाई देगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये वाला एक रिड्यूसिंग एजेंट है Ra और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे हम इसको मिक्स करते हैं तो उसमें बन जाता है I2O प्लस में निकल जाता है H2O वाटर, और इससे ही रिएक्शन वन वे में प्रोसीड हो जाती है। मतलब तुम्हें सीधी सीधी बात ये समझनी है कि ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और जब भी तुम इस रिएक्शन को लिखो तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है कि तुम अगली लाइन में ये रिएक्शन भी लिखोगे कि हमने HI को HiO3 के प्रभाव से मिटा भी दिया। तुम जब भी Cl2Br2 करोगे वो तो एक लाइन में पॉसिबल है, लेकिन कभी भी अगर I2 से रिएक्शन करवाएंगे तो HI कहीं पे भी दिखाई देगा, कहीं पर भी HI दिखाई देगा। तो तुम्हें एक लाइन और आगे सेट करके आनी है कि बिना इसके ये काम पूरा नहीं हो सकता, वरना HI रिएक्शन को वापस से रिवर्स कर देगा और हमें रिएक्शन को ओनली एक डायरेक्शन में प्रोसीड करना है, दोनों में प्रोसीड नहीं करना है। बस इस बात को सेट करें कि आज के बाद कभी HI दिखे तो डबल वे में रिएक्शन चलानी है, मतलब एक लाइन और ऐड करके आनी है बस, बाकी कहीं पर भी कोई लफड़ा नहीं है। दैट्स इट। हाँ चलो दोबारा बोले, अगला पॉइंट क्या लिखा है, ये तो प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और दूसरा फ्रॉम अमाइंस। अगला क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल सिस्टम, तुम्हें अच्छी भी लगेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चैप्टर अपनी दम खो चुका है, मतलब दोबारा आएगी अभी तो तुम इसके अंदर जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब जाके। तो विद्यामंदिर में काम करना है केमिस्ट्री में, डिवीजन क्या रिवीजन में चल रहा है फिर? ठीक है भाई, ये लिख दिया सबने, ठीक है। बाद टॉपिक का नाम जाना, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्वरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्वरीन्स। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? दो तीन प्रॉपर्टीज है ना उसके अंदर। सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तुम बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम ध्यान से याद कर ले हल्की फुल्की कहानियों को, पुरानी वालियों को, तो समझ में आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करता है? मास पे। जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात को तरीके से लिख दे। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the mass of the compound, directly proportional to the mass of the compound, proportional to the mass of compound। ठीक है, ये उसके वजन पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इसका वजन उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। जैसे अगर तुम्हें याद आ जाए काफी अच्छी खाने के लिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। और हमारे पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर कहीं पे अटैच है आयोडीन, कहीं पे अटैच है Br, किसी जगह पे अटैच है Cl और कहीं पे अटैच है F। तो सीधी सीधी बात है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताओ? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का। उससे कम किसका होगा? Br का, उससे कम Cl का, उससे कम F का। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा दिया एंड दैट्स इट। सबसे पहली काम की बात तो ये कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा मास पे। कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे, जिसमें कंपाउंड भारी होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसमें कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने उसमें बहुत सी बातें और भी अटैच करी थी, जैसे कि ब्रांच वगैरह, इसका साइज लंबा होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 4 ही कार्बन है, 4 में चारों सीधे अटैच है, एक ब्रांच में है, 2 ब्रांच में है, तो जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ड्यू टू वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से देखना उसको, लेकिन इसमें उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगला ध्यान से बोल सकते हैं क्या बनेगा? बॉइलिंग पॉइंट के बाद में अगला कौन सा था? सॉल्युबिलिटी। तो बात ये कि जब पुराने वाले को बताओ पानी में सॉल्युबल थे कि नहीं थे, मतलब हेलो एल्केन्स पानी में सॉल्युबल थे कि नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि जो अपना हेलोजन एटम है वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है इसके साथ में कि पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। वो अपने आप से इतना खुश है, मतलब कि आयोडीन अपनी बेंजीन के साथ में इतने अच्छे से कनेक्ट है कि वो पानी के साथ मॉलिक्यूल टूट के बनाता ही नहीं है। और पानी के साथ डिसॉल्व होने के लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी हमेशा, मतलब तुम बस याद कर लो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ। पानी में ओनली वो कंपाउंड सॉल्युबल हैं जो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और जो सॉल्युबल नहीं है वो एच बॉन्डिंग नहीं करेंगे, पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे। तो सीधी बात ये कि हमारे जो हेलोजन है, हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो काफी अच्छे तरीके से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे भी। सो दे आर नॉट एबल टू, so they are not able to make, so they are not able to make H bonding, hydrogen bonding यानी कि hydrogen bonding, they are not able to make hydrogen bonding with water molecules, hence insoluble in water, hydrogen bonding with water molecule and hence insoluble in water, with water molecule and hence इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब पहले वाले भी पानी में घुलते नहीं थे, ये वाले भी पानी में नहीं घुलते। बस मोटी मोटी बात इतनी सी है, क्योंकि वो अपने आप से इतने अच्छे से अटैच होते हैं कि वो खुद के बॉन्ड को तोड़ के एक हल्के आदमी के पास में जाने की कोशिश ही नहीं करते। और वो भी यही कहता है दुनिया का, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अगर हमारे पास बेंजीन के साथ कनेक्ट है तो हम पानी के साथ अपने बॉन्ड को क्लियर ट्राई करेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन की अच्छी बात और सुन लो ध्यान से। एक्सेप्शनली अच्छी बात यह है कि हमारी जो हेलोवरीन्स हैं ये सॉल्युबल होती हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। दे आर सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब पानी में तो नहीं घुलती हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल में और ईथर में घुल जाती है। अब एल्कोहल एंड ईथर किसे कहते हैं वो थोड़ी सी बात की बात है, लेकिन ध्यान से पहले इस बात को समझ लें। ये पानी में तो नहीं घुलेंगे पर इनमें डिसॉल्व हो सकते तरीके से। मैंने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में उतनी सारी बातें नहीं करी हैं जितनी सारी बातें हेलो एल्केन्स में करी गई थी। एक ही बात थी कि जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। ये पानी में घुलती नहीं है लेकिन ये एल्कोहल और ईथर में डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसी में एक अगला पॉइंट और था जो पुराने में लिख के काट दिया था, उसका नाम था डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसके पास में ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, इसलिए उसको नहीं लिख रहा। मैं एक नया पॉइंट इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ। नया पॉइंट ये कि हेलोवरीन्स आर जनरली कलरलेस लिक्विड। ये सभी के सभी कलरलेस लिक्विड ही होती है, सारी की सारी कलरलेस लिक्विड हैं, A to Z। हेलोवरीन्स आर कलरलेस लिक्विड, अक्सर मतलब जितनी पाई जाती हैं वो मोस्टली लिक्विड में कलरलेस है। हाँ, कभी कभी अगर उनकी रिएक्शन अगर लाइट की प्रेजेंस में कर दी जाए, लाइट वाइट में क्लोरीन की, आयोडीन की, तो उनमें कुछ कलर आ जाते हैं येलो वेलो, पर नीड नहीं है उसकी, निकल जाते हैं जनरल। किसी भी केमिस्ट्री की बुक है ऑर्गेनिक की है किसी पे फिलहाल अभी नहीं है, तो उसमें चीज दिखाता मैं। इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब मैंने गणित के जमाने से केमिस्ट्री की बुक देखी सी, केमिस्ट्री पार्ट 1 है शायद, इसमें तो हो गई।
पार्ट वन देखो तो कोई बात नहीं, तुम पे होमवर्क है, उसका पहला पन्ना रीड करना आज जाके। पहले पन्ने में कुछ काम की बातें लिखी हुई कि वाई डू वी गोइंग टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ दवाइयों के नाम लिखे हैं, जो बोतल हमारी ड्रिपें चढ़ती हैं उन ड्रिपों के नाम लिखे हुए होंगे कि क्या क्या उसका कुछ ना कुछ है, बेंजोक्विनोन करके कुछ शब्द लिखे हुए उसके अंदर, रीड करके देखना तो समझ में आएगा। दैट्स इट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में खत्म होता है। अब जरा तीसरा पॉइंट बताओ क्या लिखा हुआ उसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं एक्चुअली बता दूं, मैं स्लो नहीं था स्टार्टिंग से, मैं बस फाउंडेशन कर रहा था, मुझे पता थी कि बातें एक बार में सेट से निकलती चली जाएंगी, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स में सबसे मेन सिस्टम हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज में कितने पॉइंट लिखे हैं पहले वो देख कर बताएं। 3, कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक, बस न्यूक्लियोफिलिक लिखा है, ठीक है, और रिएक्शन विद मेटल्स, और क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तुम्हारे पास में वापस से, जबकि पहले वाले में क्या लिखा था उसमें भी चेक कर लेना एक बार, हेलो एल्किन्स में क्या लिखा था देख लो, सेम है कि कुछ अलग भी है। एक तो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक तो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरी कौन सी लिखी हुई है, रिएक्शन विद मेटल्स, और तीसरी क्या लिखी हुई है, तीसरी क्या लिखी, रिएक्शन विद मेटल्स के बाद में अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि नॉर्मल लिखा है, तो नॉर्मल लिख देता हूँ, बाद में बदल दूंगा, चलो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अब काम की बात ये है कि अगर तुम पुराने वाले सिस्टम को देखोगे जिसमें तुमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स लिखा है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक है पहली और आखिरी रिएक्शन मेटल, पर तीसरी वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है वो एलिमिनेशन है। मैंने बहुत गौर से किसी टाइम पे जब देखा तो मुझे लगता था कि सेम ही तो शादी नहीं, सब कुछ सेम है। उसमें न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन मेटल और एक एलिमिनेशन है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन मेटल और एक इलेक्ट्रोफिलिक है, एलिमिनेशन नहीं है। दोनों स्टार्ट ई लेटर से होते हैं, पर एक एलिमिनेशन थी इसमें तुमने डबल बॉन्ड बनाया था 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक है। तुम बताओगे हम लोग सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, बताना, रिएक्शन विद मेटल, सबसे आसान, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स पहले ये वाली पढ़ी जाएगी। ऑर्डर बिगाड़ने का शौक नहीं है एक्चुअली में, तरीका है, ठीक, ध्यान रखें। अपने पास में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, उसके बाद में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक और उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एट द एंड। और जैसे तुम इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ोगे तुम्हारा चैप्टर खत्म। मैं एनसीईआरटी उठा के रखूंगा तुम्हारे सामने, उसमें से कुछ 30-40 सवाल में से शायद 25 से 30 तुम पहली बार में खत्म कर सकते हो, और 10 क्वेश्चन नहीं होंगे खत्म। तो 10 क्वेश्चन का सिस्टम ही ऐसा, किसी में नेमिंग है, किसी में वो सवाल है जो अगली ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद सॉल्व होते हैं। तो उन्हें मैं साफ साफ बोल दूंगा कि भाई ना छोड़ दे, अभी जब तक पूरी ऑर्गेनिक खत्म नहीं होगी तब तक ये सवाल होने भी नहीं है। तो उसमें दिमाग में ज्यादा टेंशन मत पालो, ये बात बतानी पड़ती, वरना बालक ये सोचता है कि मुझ पे ही सवाल नहीं हो रहे हैं, मुझ में ही कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ध्यान से बात समझे। सबसे पहले सभी लोग एडन डालते हैं इस बात में, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स पहले ये पढ़ना है, फिर न्यूक्लियोफाइल और फिर इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन विद मेटल्स, जरा पुरानी वाली को रिपीट कर लें एक बार, पुरानी वाली को, उसमें रिएक्शन मेटल्स में कितनी रिएक्शन थी देख के आए, जरा पुराना देख के आए, पहले देखें। मैंने तो बस आधे चैप्टर याद किया, आधा तो मैं बना देता हूँ पीछे वालों को टिप टिप के। कितनी है रिएक्शन मेटल में, कितनी है टोटल, 4 है। पहली कौन सी है, रिएक्शन विद सोडियम, अगली कौन सी रिएक्शन विद जिंक, अगली रिएक्शन विद Mg, और आखिरी है Li, सेम टू सेम रिपीट। सबसे पहली है रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहली रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। नहीं मेटल का है वो सोडियम। अच्छा, वहां पे सोडियम वाली रिएक्शन को तुमने क्या नाम दिया था, गुड्स। इस वाली को बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ये कोई भी इसको फिटिंग नहीं पड़ेगा, फिटिंग नहीं है, IN नहीं आता इसके अंदर, फिटिंग है, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देख लें, अक्सर लोग फिटिंग पढ़ते हैं, कई बार फिटिंग ही लिखते हैं, कोई फिटिंग नहीं चल रही है, फिटिंग बिना N के। अच्छा, जरा उसको भी ध्यान से एक बार देख लें कि उसमें तुम लोगों ने Cl के साथ में रिएक्शन करवाई, कितने सोडियम लिए, कितने सोडियम है उसको चेक करो, 2। तो यहाँ पर भी 2 सोडियम लेने हैं, 2 सोडियम लेने के बाद में Cl लगा दिया, Cl के बाद में बेंजीन की रिंग लगा दी। बताओ कि क्या कंपाउंड बनेगा,
किसी को कुछ छोटी मोटी बातों से बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूँ, आपत्ति होती है यदि बेंजीन लटा क्यों दी, Cl तो ऊपर आता है ना। मैं इस साल का जवाब नहीं दे सकता। लोग ये भी पूछते हैं ये ऐसे कर सकते हैं क्या, अरे कुछ भी कर सकता भाई, तू कैसे घुमा के तू समझ बात को बस। ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूं तो मुझे समस्या को मतलब ऐसे सवाल आ जाते मेरे मन में। खैर ध्यान से बात सुने कि अगर इसकी रिएक्शन बनाई जाएगी तुम लोग समझे इसमें से क्या बाहर निकलेगा और क्या क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन से बेंजीन। तो अगर बेंजीन से बेंजीन जुड़ी तो तुम्हारे पास में कंपाउंड कुछ इस तरह से इससे ये वाला अटैच होगा और सबको समझ में आता है कि इसमें से बाहर निकल जाएगा 2NaCl। अच्छा भाई, बेंजीन की ये जो दो कंपाउंड है इसमें दो बेंजीन अटैच है, इसको पढ़ते हैं डाइफेनाइल। डाइफेनाइल, अच्छा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइफर। तुम ना बोलना सीखो, तुम सही जवाब देने लग जाओगे। डाइफर, दैट्स इट, दिस इज फिटिंग रिएक्शन। चलो ध्यान से दोबारा देखना, ये गोल चेन है, अगर ये सीधी चेन होती, कार्बन की चेन होती तो इसका नाम क्या पड़ जाता, वुड्स रिएक्शन। और अगर गोल चेन है इसका नाम क्या पड़ेगा, फिटिंग रिएक्शन। और अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कंपाउंड रख दूं कि भाई देख ये वाली तो गोल चेन है Cl, यहाँ पर 2Na है और यहाँ पर Cl के साथ में कार्बन की चेन है CH3। अब बता कंपाउंड बनेगा क्या, पहले ये बता दे, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो ये बाहर निकल जाएंगे, इसके बाहर निकलने के बाद में तुम जब इन्हें अटैच करोगे तो सीधी बात है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3, और क्या निकल जाएगा, 2NaCl। तो कुल मिला के मुद्दे की बात, अगर दोनों चेन गोल होती हैं तो फिटिंग रिएक्शन, अगर दोनों सीधी चेन होती हैं तो वुड्स रिएक्शन। एक गोल है एक सीधी है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन मिला के इसका नाम बनेगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मैं एक शब्द बोलने वाला हूं, याद रह जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर NH2 जुड़ा होता है उसे अमाइन पढ़ते हैं, अगर CH3 जुड़ा होता है उसे टॉलिन पढ़ते हैं, अगर उसके ऊपर OH जुड़ा होता है उसे फिनॉल पढ़ते हैं। पर अगर तुम्हें इनमें से एक भी याद नहीं हुआ तो कुछ चक्कर की बात भी नहीं है, आगे आते रहेंगे लगातार कंपाउंड। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर दोनों कार्बन की चेन सीधी है तो उसका नाम क्या है, वुड्स। अगर दोनों कार्बन की चेन गोल है मतलब कि बेंजीन है तो उसका नाम क्या है, फिटिंग। एक सीधी कार्बन की चेन है और एक गोल वाली चेन है, उसका नाम क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो टोटली रिपीट है और एक किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइईथर। ठीक है, लिखना ध्यान से, डाइईथर की प्रेजेंस में, दोनों सेम टू सेम। ठीक है, अगली उसमें क्या लिखी देख के बताओ, रिएक्शन में किसके साथ में, रिएक्शन विद जिंक। इसमें है रिएक्शन विद जिंक तो नहीं है, हाँ कॉपर है, कॉपर से। और अगर कॉपर वाली रिएक्शन है तो उसका नाम है उल्मन रिएक्शन। उल्मन रिएक्शन, सुना से क्यों लगता है शब्द उल्मन। कहीं करंट यूज किया मैंने रिसेंटली इसी लाइनिंग में, उल्मन। ठीक है, कोई नहीं, सेम टू सेम रिपीटेड वापस। अगर बेंजीन की रिंग की रिएक्शन तुम कॉपर के साथ में कराओगे, कॉपर तुम्हें एक ही लेना है क्योंकि उसकी वैलेंसी दो होती है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है, दो कॉपर लिए जाते हैं। अच्छा, वापस से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसकी प्रेजेंस में ही होनी है डाइईथर में, और कंपाउंड तुम लोग खुद ही सोच सकते हो क्या बनेगा, बता, CuCl2 और बेंजीन के दो लोग अटैच हो जाएंगे, यानी इसका नाम डाइफिनाइल बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuCl2। दैट्स इट, ये उल्मन रिएक्शन है, कुछ खास नहीं, लेकिन काम की बात है बस ये कि वो वुड्स थी, उसके नीचे फ्रैंकलिन रिएक्शन थी, यहाँ पे फिट है, उसके नीचे उल्मन रिएक्शन है। जस्ट गिव मेमोरी, अगला काम मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम खुद ही कर लेना, ठीक है। थोड़ा बना डरे करना, थोड़ा अपने आप सही भी हो जाएगा। देखना, ये रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे तो उसको एक कंपाउंड देने की इजाजत मिल जाती है, और कंपाउंड बना के देंगे हम लोगों को, उसका नाम होगा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब तुम्हें पूरा काम खत्म करना, मैं बस लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है, कंप्लीटली निपटाए ध्यान से। अगर तुम्हारे पास में ऐसे करके हेलोअरीन के ऊपर, ये एक हेलोअरीन है, इसमें मेरी इच्छा है Cl लगाने की, सबसे सस्ता आदि पड़ता है, सबसे अच्छा Br होता है अगर तुम्हें पता नहीं हो तो। Mg से रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में,
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो कंप्लीट करें पूरी रिएक्शन। पहले क्या बनेगा वो बनाओ, पुराना टिप कर बनाओ, लेकिन बनाओ ध्यान से। अगर हाइड्रोजन में Mg अटैच है तो वो Gr है, Gr ही शॉर्ट में बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इतना लंबा बोलने में 3-4 बार Gr मिल जाएगा। बना कंप्लीट करो, पुरानी टिप के कंप्लीट करो पहले। आगे आंसर, पहले Mg कहाँ जाके इंसर्ट होगा, अंदर, यानी कि तुम्हारे पास में ये बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाएगा MgBr, और फिर क्या करवाना है इसको, हाइड्रोलाइज H3O पॉजिटिव से। हाइड्रोलाइज करवाने पे ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में, और क्या अलग हो जाएगा, MgOHBr। ठीक है, तो वापस से बेंजीन बनाने का तरीका, ये तुम्हारे पास में आ चुकी बेंजीन और वापस से निकल के आ जाएगा MgOHBr, खत्म। ठीक है, एक और दूंगा उसे तुम ही निपटाओ। चौथी रिएक्शन, रिएक्शन विद किसके साथ में, रिएक्शन विद आखिरी क्या लिखी हुई है, लिथियम Li के साथ में। अच्छा एक सेकंड, ये जो कंपाउंड बना इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसी का नाम है। ठीक है, ये रिएजेंट कभी आगे काम आएगा, जैसे कि ल्यूकोस रिएजेंट काम आया था बीच में, अभी तक इसका काम नहीं बताया गया कुछ भी, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे पास में बेंजीन की रिंग के ऊपर Cl अटैच है और तुमने इसकी रिएक्शन 2Li से करवा दी, तो पुराना देख कर आए और रिएक्शन कंप्लीट करें क्या बनी। ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, तो कभी कभी नहीं भी लिखते जल्दबाजी में अपन लोग, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। इसीलिए तुमसे लगातार कह रहा हूँ पुराना रिवाइज करो। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा लोड नहीं देता, मैं तो नॉर्मल आप तो चल रहा हूँ फिलहाल। इतना काम पहले किया गया है, वही काम रिपीटेड नहीं चल रहा है, भी जब नया आएगा तब तुम्हें वापस से दिखेगा कि मैं लोड में आ चुका हूँ। छुट्टी को ना पढ़ने की तैयारी होंगी, आप डांस वांस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देश रंगीला रंगीला, बन गई वाला काम हो गया। Cl पे क्या लगेगा, Cl की जगह पर क्या लगेगा, और इस जगह क्या बाहर निकल जाएगा, LaCl। ठीक है, मतलब कि ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन और इस रिएक्शन बनने वाला कंपाउंड, हमारे पास में बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर आएगा Li, तो बाहर निकल जाएगा LiCl। कोई लोड वर्क नहीं है, सिंपल सिंपल वही काम, थोड़ी बहुत नाम में बदलाव। अगर दोनों गोल तो फिट, एक गोल एक लंबा चेन तो बहुत छोटी रिएक्शन, दैट्स इट, कुछ भी बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ आगे आने वाली कल्पनाओं से पहले तुम्हें कुछ बता देता हूँ। अगर बेंजीन पे NH2 है तो इसे अपन लोग क्या पढ़ते हैं, अमाइन। ठीक है, हालांकि इसका कुछ और नाम है एलाइल अमाइन, पर ठीक है बेसिकली अमाइन ही कहते हैं। यहाँ पर भी तुम्हें NH2 मिलेगा और बेसिकली अमाइन है फिलहाल मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 है तो इसका नाम क्या है, वैसे इसका नाम तो मिथाइल बेंजीन, CH3 यानी मिथाइल और बेंजीन, पर इसको जनरली अपन लोग पढ़ते हैं टॉलिन, जनरली। ऐसे थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए तुम्हारा इससे कोई पाला पड़ेगा, पर फिलहाल तो नहीं। और इसको अपन लोग क्या पढ़ते हैं, फिनॉल। हालांकि कुछ और भी नाम होगा, शायद हाइड्रोक्सिल बेंजीन कहते होंगे इसको, पर फिलहाल फिनॉल बोलते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी बातों को ध्यान रखो, कभी काम में आएगा। नहीं का तो डिक्शनरी अच्छी खासी होनी चाहिए अपनी। ठीक है, देखना। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं, इनके लिए अपने नाम पे कलंक लगवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मुझे ऑर्गेनिक में फिटिंग रिएक्शन नहीं आती है, मतलब कोई आदमी, जब तुम किसी को जवाब दोगे ना पढ़े लिखे व्यक्ति को मुझे फिटिंग रिएक्शन नहीं आती है, वो तुम्हें जज करेगा उसी टाइम पे कि यार ये तो बहुत ज्यादा खराब मामला है। वो डीप सवालों की तो बात बाद में होगी, ऊपर ऊपर के सवालों को जब तू पूछे उसका जवाब ना निकले तो हम अपनी इमेज को उसी पॉइंट पर खो देते हैं उसके सामने। खैर, सभी लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखें।
डाल दे टॉपिक का नाम, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पूरा नाम, SN2 SN1 में से आया निकल के भाई, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से। तो एक छोटे सवाल का जवाब दें, न्यूक्लियोफाइल किन्हें कहते हैं? जिन पे खुद पे कैसा चार्ज होता है, वो किसकी तलाश में जाते हैं? पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल जिनके खुद के पास में होता है नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो मैं पहली लाइन लिखूंगा वो आदमी का दिल खुश कर देती है। पहली लाइन कि तुम केमिकल प्रॉपर्टीज किसके अंडर में पढ़ रहे हो? हेलोअरीन्स। तो पहली लाइन ये कि हेलोअरीन्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हेलोअरीन्स जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करती ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगी ही नहीं। पहली बात तो ध्यान रखें, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। सबसे पहले काम किया, मजे आ गए, टॉपिक लिखा खत्म हो गया। पर यही तो केमिस्ट्री है। ठीक, सबसे पहली बात अब मैंने जो लिख दी है उसमें दूसरी बात सुने, रीजन क्या है इस बात का, वाई, आखिर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी, क्या करा ही नहीं सकते हैं? नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? हाई प्रेशर पे, फोर्स पे बिल्कुल करा सकते हैं। तो ऐसे बोलो ना कि इजीली नहीं करती है, हाँ इजीली पार्टिसिपेट नहीं करती है, वरना हाई प्रेशर टेम्परेचर पे तो करा ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि रीजन क्या है, रिएक्शन क्यों नहीं होती है। और दूसरा जानेंगे कि when they can give nucleophilic reaction। फिर ये भी जानेंगे आखिर रिएक्शन को कब देंगे, when they can give nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान से लिख ले तरीके से कि अब मैं तुम्हें दो बातों के जवाब दूंगा। सबसे पहली बात जो मैंने लिखी वो ये कि हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगी नहीं, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे ही नहीं अपने ऊपर जिससे कि नेगेटिव आ सके। तो उसका रीजन क्या है, आखिर क्यों नहीं करती? और जब करेंगी नहीं तो ऐसी कौन सी कंडीशन है रिएक्शन को करवा सकते हैं? उनके सवाल हमेशा इस मामले से अक्सर पूछे जाएंगे कि कोई काम नहीं होता है लेकिन उसको फोर्सफुली करवाया है तो कब करवाया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हमेशा होगा। जो एक्सेप्शनली केसेस हैं वही पूछे जाएंगे, नॉर्मल जनरल केसेस कभी नहीं पूछे जाते। अच्छा, इस वाई वाले जवाब में तुम लोग दो तीन सवालों को सुन लो। इसमें तुम्हें पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले तो डाउस प्रोसेस, सबको सबसे पहले ये पढ़ने को मिलेगी। डाउस प्रोसेस के बाद में तुम इसके अंदर जानोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अपने पास में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉ मारने जानते सभी लोग? विथड्रॉ माने एटीएम मशीन में से पैसे विथड्रॉ करना, मतलब निकालने वाले। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आज तो मैं इनका नाम पूरा लिख रहा हूँ पर शायद आखिरी बार लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद में इनके लिए इस्तेमाल करूंगा। EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसमें तुम तीसरा केस पढ़ोगे जिसका नाम होगा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक, आज सही से बनाना, वो एंड साउंड कर जाएगा वरना। पिक्रिक एसिड मतलब सबसे पहली बात की रिएक्शन होती नहीं है, तो उसका रीजन क्या है कि क्यों नहीं होती। और इसमें एक रीजन नहीं है, चार रीजन है। चारों के प्रभाव से रिएक्शन नहीं होती है और उन चारों के प्रभाव को हटा के भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन बहुत हाई फाई होगी। रिएक्शन लगभग कितने पर होगी मैं तो बता देता हूँ। 623 केल्विन, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, 623 केल्विन अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतने तापमान पे जाके रिएक्शन हो जाती है। मतलब काफी ज्यादा प्रेशर डालने पे वो रिएक्शन दे ही देगा, बेचारा कब तक नहीं टूटेगा। ठीक है, देखिए अब रीजन सुनिए एक करके। इसके रीजन क्या है? पहली बार रिएक्शन होती नहीं है तो बहुत सिंपल सी कहानी हो गई। ये रीजन ध्यान से सुने क्योंकि रीजन में काफी लंबा टाइम लगेगा। सबसे पहली बात, रीजंस व्हाई हेलोअरीन्स
बाय हेलोइंस डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्यों नहीं देती है, उसका रीजन, तो इसमें 4 रीजन है। 4 रीजनों के अंदर रीजन नंबर 1 है रेजोनेंस इफेक्ट। रीजन नंबर 1 रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि अपनी ही खुद की अलग अलग कॉपीज को बना पाना। सभी लोग रेजोनेंस इफेक्ट को समझे, उसके बाद मैं कुछ बहुत सारी बातें बताऊंगा, तब जाके तुम देखना, ठीक है। तुम्हें एक काम प्रैक्टिस करना है जो मैं तुम बताने वाला हूँ, घर पे जाके बैठ के बनाना है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस के बाद में 3 इफेक्ट और पढ़ाऊंगा और तब जाके इन सारी बातों को मैं जोड़ सकता हूँ। मैं इकट्ठा इस कहानी को आज नहीं समझा सकता। सीधी सीधी बात ये है, देखें हमारे पास में ये कोई भी हेलोअरीन, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पे अटैच है Cl, ठीक। सभी लोग ध्यान से बात समझें। Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचती है। तो बेंजीन ने नीचे को इलेक्ट्रॉन खींचा। मैं जो तुम्हारे सामने बनाने वाला हूं उसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल ये कि बॉन्ड आगे इलेक्ट्रॉन ऊपर। इसका मतलब बताता हूं। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे लेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे लेने पर मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा। इलेक्ट्रॉन के नीचे आने पर तो मैं ऐसे ये डबल साइड वाले एरो लगाने हैं। इलेक्ट्रॉन के नीचे आने पर क्या होगा वो ध्यान से देखिए एक बार। हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो पाती वाली। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन छीना जाता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और जैसे ही तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे ले लोगे तुम्हें इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो इस जगह पे आ जाएगा नेगेटिव, ये इधर सेम टू सेम। ऐसे करके लगातार ट्रेवलिंग करवाएं। तुम्हें इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है आगे और बॉन्ड बढ़ाना है ऊपर। इलेक्ट्रॉन जब इस वाले डंडे पर जाएगा, थोड़ी सी कहानी खतरनाक हो रही है इसीलिए मैं एक दिन पहले प्लान करता हूं। ये डबल बॉन्ड Cl पर पॉजिटिव, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा यहाँ पे एक बॉन्ड लगाएंगे और इस डंडे को आगे पहुंचा देंगे नेगेटिव के साथ में, बाकी सबको सेफ रहने दो। अगले केस में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, अगली जगह पर, और डंडा कहां जाएगा, ऊपर वाली जगह पर। ठीक है, ध्यान से बात समझे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। ये वैसे 11th में आती हैं पर नहीं याद होती किसी को। ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि ये इधर जाएगा और डंडा ऊपर लगेगा, तो उस तरह से सेट करते हुए आगे चलो कि ये डंडा ऊपर लगेगा और ये बॉन्ड इस जगह पे आएगा। तो कुछ इस तरह से अपने पास ऊपर तो चली जाएगा ऐसे, तो Cl पे पॉजिटिव। वापस से कौन कहां जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लकीर पर आने वाला है और जब ये लकीर पे आएगा तो बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। लगातार वही चल रहा है सबके साथ में। तो वापस से मतलब ये सब कुछ अपनी जगह पर है, ये इधर है, ये इधर है। जब ये डंडा इस पर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने पर वो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, बन जाएगा वापस से Cl। इस बात का पूरा मतलब क्या है, इस बात का पूरा मतलब ये कि अगर तुम पहली वाली शेप को देखोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, इधर, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे, इस वाली जगह पे और फिर इस वाली जगह पे। जबकि आखिरी शेप में बॉन्ड शिफ्ट हो चुके हैं। जो बॉन्ड यहाँ था वो नीचे आ चुका है, जो नीचे था वो आगे जा चुका है और जो इधर था वो ऊपर जा चुका है लास्ट वाले केस में। ये जितनी भी बनी है ये सभी स्ट्रक्चर सेम होती हैं और इसीलिए इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर काउंट करोगे तो इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हुई है वो ध्यान से देखो। ये वाली 1 2 3 4 5 और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवा रही है। देखो सबसे पहले बॉन्ड यहाँ था, वो बॉन्ड फिर आगे चला जाता है, इसके आगे भी है, उधर भी है, ऊपर भी है, साइड में भी है। यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, वो लगातार घूमता रहता है उसके 6 के 6 कार्बनों के ऊपर। और इसी वजह से इन सभी को मिलाकर हम लोगों ने कुछ इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके डॉट लगा के। ठीक है, लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में डॉट लगाने टाइम लगता है, इसी गोल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये गोल सिंबल तुम्हें आज के बाद क्या दिखाना चाहिए, गोल सिंबल ये कहता है कि इस पूरी बेंजीन की रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है और वो उसको घुमा भी सकती है आराम से। जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन को घुमा रही है, 5-5 शेप बना रही है, उसका मतलब ये कि इट इज वेरी हाईली स्टेबल, इट इज हाईली स्टेबल। और अगर वो हाईली स्टेबल है तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट
क्यों ही करेगी, वो अपना Cl क्यों ही छोड़ेगी, किसी और को अपने पास क्यों ही आने देगी। सबसे मेन काम की बात, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। बेंजीन अपने 6 के 6 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घुमा सकती है, उसी की वजह से गोले का इजाद हुआ। हालांकि था तो यही, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आगे स्टडी करते गए लोग तो उन्होंने समझा कि नहीं, गोला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो पहले इस बात को समझें, क्या बेंजीन का बॉन्ड किसी भी जगह पर स्टेबल है? नहीं, वो जगह पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे रुका हुआ नहीं है। और घूमने का मतलब है कि वो शांति से इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करवा सकती है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करवाने में सक्षम है मतलब वो हाईली स्टेबल है, वो किसी से भी रिएक्शन करने को तैयार इजीली होगी ही नहीं। पॉजिटिव सर्कल का इजाद हुआ। तुम ये समझो कि मैंने किया क्या, मैं जब बॉन्ड नीचे उतारता हूं तो मैं डंडे को उठा के ऊपर चढ़ा देता हूं अगले कदम पे, और फिर जब इलेक्ट्रॉन को आगे लेता हूं यहाँ पे डंडा बनाऊंगा, उसको आगे लेकर जाऊंगा। बस ये प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। तुम्हें ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में घुमा घुमा के ऐसे करके बना रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उससे ना जब किताब में लिखते हैं तो आंसर अच्छा लगता है। जब कोई आदमी तुम्हारी कॉपी चेक करेगा देखेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एरो कितने अच्छे बनाए हैं, मतलब पढ़ा लिखा बालक है, पहचान नहीं पढ़े लिखे इंसान की, उसकी कॉपी में दिखने वाली सफाई उसकी सबसे पहली पहचान है। कॉपी देख के अंदर लग जाता है कि हाँ ये कौन से वाला की कॉपी हो सकती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सबसे पहला अभ्यास। ठीक है, सवाल का जवाब दो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों नहीं होती? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि बेंजीन अपने आप में 5 स्टेबल स्टेट बना सकता है। बेंजीन की 5 स्टेट इस बात की पहचान है कि वो किसी से रिएक्शन करने को इजीली तैयार नहीं होगी, वो खुद में ही अच्छे से खुश है। और इसी जगह पर तुम्हें एक जवाब और मिल जाता है कि बेंजीन में ये गोला क्या काम करना होता है। ये गोला इस बात की पहचान होता है कि ये बॉन्ड किसी भी जगह पर रुका हुआ नहीं है, वो घूम रहा है।